हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर साइंटिया नॉलेज हब। और आज हम ये लास्ट टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का, नेचर ऑफ फिज़िकल लॉ। ठीक है, तो नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज। अभी देखो इसमें क्या है, फिजिसिस्ट ने क्या किया, पूरा यूनिवर्स एक्सप्लोर किया। ठीक है, हम देख रहे हैं कि सब कुछ वो खोज रहे हैं, डिस्कवर कर रहे हैं न्यू थिंग्स। ठीक है, जैसे अभी चांद पे पानी ढूंढा गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, फिजिसिस्ट एक्सप्लोर कर रहे हैं यूनिवर्स को। और भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही हैं, साइंटिफिक प्रोसेस चल रही हैं। ठीक है, तो यही सारे जो हैं, इन सब चीज़ों को ढूंढा जा रहा है, चाहे वो स्मॉल रेंजेस पार्टिकल हो या बिग रेंज पार्टिकल हो, ये सब चीज़ों का फाइंडिंग चल रहा है। ठीक है, तो फिजिसिस्ट क्या करते हैं, ये सारी डिस्कवरी करने के लिए कुछ लॉज समराइज किए जाते हैं कुछ भी डिस्कवर करने के लिए। ठीक है, तो वही अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिए, किसी भी फिज़िकल फिनोमिनन की अगर हम बात करें, किसी भी फिज़िकल फिनोमिनन में क्या होगा, डिफरेंट फोर्सेस एंड क्वांटिटीज़ में चेंज विद टाइम। ठीक है, हम अगर कोई भी फिज़िकल फिनोमिनन पे कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ अपना रिसर्चेस कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट फोर्सेस हैं, ठीक है, या क्वांटिटीज़ हैं, वो क्या होगा, चेंज होती हैं विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, कुछ भी हम डिस्कवरी कर रहे हैं या कुछ भी हमारा एक हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होंगी, कुछ फोर्सेस ऐसी होंगी, कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होंगी जो हम देखेंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होंगी। बट कुछ क्वांटिटीज़ यहाँ पर ऐसी भी होंगी जो चेंज ही नहीं होंगी। ठीक है, और जो चेंज नहीं होंगी, नॉट चेंज, दैट इज़ नोन एज कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो कंजर्व्ड क्वांटिटी मीन्स विच रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि जो ओवरऑल पूरे हमारे एक्सपेरिमेंट में या पूरे रिसर्च में जो हमारा वो चेंज ही नहीं हुआ, जो भी हम अपना काम कर रहे थे, प्रैक्टिकल कर रहे थे, इवन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसमें हमारी ऐसी क्वांटिटी जो थ्रू आउट पूरा हमारा चेंज ही नहीं हुआ, दैट इज़ नोन एज द कंजर्व्ड क्वांटिटी। ठीक है, विच रिमेन्स कांस्टेंट। अब जो ये कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, दैट मीन्स कंजर्व्ड क्वांटिटी ऑफ नेचर, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले कुछ भी काम करते हुए ये जो कंजर्व क्वांटिटी हमारी आती है, इनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज कंजर्वेटिव प्रिंसिपल्स या कंजर्वेशंस लॉज। ठीक है, ये जो कंजर्व क्वांटिटीज़ है, इनको समझने के लिए हमारे पास कुछ लॉज होते हैं, दैट इज़ कंजर्वेशंस लॉज। ठीक है, तो ये क्लासिकल फिजिक्स के हमारे पास लॉज होते हैं। तो ये लॉज हमारे पास क्या क्या हैं, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी कंजर्व क्वांटिटी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये लॉज पता होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करते हैं इन लॉज के बारे में। अभी फर्स्ट लॉ हम यहाँ पे देखेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जैसा आपने बचपन में क्लासेस में पढ़ा होगा कि कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी क्या होती है, जिसमें हमने अधिकतर ये सुना है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू वन फॉर्म टू अनदर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका, कि जो एनर्जी है ना तो ये बनाई जा सकती है, ना इसको ख़त्म किया जा सकता है, बट एक काम किया जा सकता है, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कि पूरी प्रोसेस में क्या हुआ, जितना एनर्जी हम स्टार्टिंग में लेके चले थे उतना ही हमें लास्ट में भी मिल रहा है, कोई एनर्जी का लॉस ही नहीं हुआ कहीं पे। सो दैट इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे इसको समझने के लिए। तो देखिए, इसमें अभी क्या है, हमको पता चला कि एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि वो कंजर्व्ड क्वांटिटी क्या है, वो कंजर्व्ड क्वांटिटी यहाँ पर एनर्जी है, विच रिमेन्स कांस्टेंट। तो सपोज हमने ये एक ऑब्जेक्ट लिया, इसको फ्री फॉल किया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जब ये अंडर फ्री फॉल था तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट एट ऑल द टाइम। दैट मीन्स जब ये ऊपर से नीचे गिरा तो इसके अंदर कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी, और जो दोनों का सम था, यहाँ से जब ये गिरना स्टार्ट हुआ तो काइनेटिक एनर्जी और जो पोटेंशियल एनर्जी का सम था वो थ्रू आउट द प्रोसेस कांस्टेंट रहा। दैट मीन्स जितना वो यहाँ ऊपर था उतना ही जब तक ये नीचे फॉल करता रहा उतना ही रहा ये पूरा ओवरऑल, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो कांस्टेंट रहा एट ऑल द टाइम।
ठीक है। तो ये जो हमारा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें ये जो लॉ है ये पूरा वैलिड है, माइक्रोस्कोपिक लेवल हो या मैक्रोस्कोपिक, सारे ही नेचर में, इन ऑल डोमेन ऑफ नेचर ये हमारा वैलिड है। ठीक है, हर जगह ये आपका एप्लीकेबल होगा, चाहे आप किसी माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखो या मैक्रोस्कोपिक पे देखो। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक ये मैं पहले ही वीडियो में आपको डिस्कस कर चुकी हूँ, आप पहले वीडियो में जाके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक, दोनों ही डोमेन्स में ये लॉ हमारा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अभी क्या है, जैसे मैंने बताया कि दोनों ही उसमें ये एप्लीकेबल है। अभी यहाँ पे आइंस्टीन थ्योरी है हमारे पास। ठीक है, ऐसे ही आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी दी थी। ठीक है, तो इसकी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, इसमें मास कंजर्व था, दैट मीन्स ओवरऑल प्रोसेस में। अब यहाँ जो कंजर्व क्वांटिटी थी वो थी मास। ठीक है, तो मास यहाँ पे कंजर्व था आइंस्टीन की थ्योरी में, तो दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कह सकते हैं। यानी कि इस प्रोसेस में क्या था कि थ्रू आउट द प्रोसेस में मास रिमेन्स कांस्टेंट, मास इसका चेंज नहीं होता। ठीक है, तो उसी को हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और आइंस्टीन की जो ये थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये क्या था, E=mc², ये इसने एक रिलेशन हमें दिया था। तो इस रिलेशन में जो E है यहाँ पे ये एनर्जी है। ठीक है, m यहाँ पर मास है, और c जो है, c इज़ स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो c हमारा है स्पीड ऑफ लाइट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो हमें याद रहनी चाहिए, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये इसकी स्पीड होती है, स्पीड। ठीक है, तो c इज़ स्पीड ऑफ लाइट, और ये इसकी क्या है, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी दी थी हमें, और इस थ्योरी का नाम होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, E=mc²। तो इसके इस थ्योरी में क्या था कि ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में इसका मास कांस्टेंट रहा था। ठीक है, मास इज़ कंजर्व्ड, और इसी वजह से हम यहाँ पे इसको बोल देते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जैसे कि हमने देखा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी कांस्टेंट रही, और यहाँ हमने जो आइंस्टीन की थ्योरी में देखा, यहाँ मास कांस्टेंट रहा। ठीक है, तो इधर जो एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, एनर्जी जो है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एनर्जी इज़ स्केलर क्वांटिटी, ये टर्म हमें याद रखनी है, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, और यहाँ पे जैसे हमने इस एग्जांपल में बात की थी कि ये जो ऑब्जेक्ट जब फ्री फॉल हुआ अंडर ग्रेविटी, तो जो सम था, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये कांस्टेंट रहा ऑल द टाइम। तो इसमें क्या हुआ, टाइम्स जो फ्लो किया वो यूनिफॉर्मली फ्लो किया। ठीक है, टाइम्स फ्लो यूनिफॉर्मली, तो इसी बात को हम बोलते हैं होमोजिनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक कॉन्सेप्ट और पता चलता है, दैट इज़ होमोजिनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, होमोजिनिटी ऑफ टाइम। तो ये होमोजिनिटी ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ कि जो ये एनर्जी थी ऑब्जेक्ट की, वो चेंज हो रही थी कंटिन्यूसली। ठीक है, बोथ एनर्जी इंडिविजुअली। ठीक है, इंडिविजुअली तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो रही थी, पोटेंशियल एनर्जी भी, बट जो दोनों का सम था, सम ऑफ बोथ एनर्जीज, वो रिमेन्स कांस्टेंट रही एट द एंड। एंड इसी में क्या हुआ, जो टाइम रहा फॉर होल प्रोसेस, टाइम हमारा फ्लो हुआ यूनिफॉर्मली रहा वो, तो वो जो यूनिफॉर्म ऑफ टाइम आया, दैट इज़ द होमोजिनिटी ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं होमोजिनिटी ऑफ टाइम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम ही है लीनियर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट मीन्स इसमें लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, तो लीनियर मोमेंटम रिमेन्स सेम। ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें जो प्रोसेस होगी ओवरऑल क्या रहेगा, वो सेम रहेगा, लीनियर मोमेंटम जितना स्टार्टिंग में रहा था बिफोर, ठीक है, और आफ्टर हमें सेम ही मिलेगा वो पूरे प्रोसेस में। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं गन का। ठीक है, तो जब हमने गन फायर की, इसमें से ये बुलेट निकली बाहर। ठीक है, तो जो फोर्स था, फोर्स ऑन बुलेट इनसाइड द गन बैरल इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द गन।
दैट मीन्स जो बुलेट पे फोर्स लग रहा है, ठीक है, जब वो गन के अंदर थी तो वो उतना ही फोर्स बुलेट पे लगेगा जितना कि गन पे आएगा, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं रिकॉयल ऑफ द गन। यानी कि जब भी आपने देखा होगा कि अगर हम शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे ही बुलेट जितनी स्पीड से और जितना फोर्स से आगे जा रही है तो उतना ही एक झटका पीछे लगता है हमें, ठीक है। गन पे उतना ही एक झटका पीछे आएगा, उतना ही फोर्स, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उतना ही गन पर भी लगता है, ठीक है। तो क्या है कि जो ये फोर्स है, ठीक है, जो इस पूरे सिस्टम पे आई, ठीक है, गन पे आई एंड बुलेट पे आ रही है, ठीक है। तो इसमें क्या था, अगर हम बिफ़ोर की बात करें, बिफ़ोर जब सिस्टम हमारा रेस्ट में था तो यहाँ पे इसका मोमेंटम ज़ीरो था, ठीक है। अब जब हमने बुलेट फायर की तो क्या हुआ, आफ्टर टोटल मोमेंटम अभी भी ज़ीरो ही है, ठीक है, मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन्स अनचेंज्ड, that means the linear momentum will remain the same, will remain the constant, and that is known as the law of conservation of linear momentum. It means जो लीनियर मोमेंटम है वो क्या रहा हमारा, दोनों ही केसेस में हम देख रहे हैं बिफोर भी ज़ीरो है, आफ्टर भी ज़ीरो है, दैट मीन्स सेम है। तो ये सेम है यानी कांस्टेंट रहा है ये दोनों केसेस में। और होल प्रोसेस में हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, जो कांस्टेंट है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, यानी कंजर्व्ड क्वांटिटी। तो यहाँ पे कंजर्व्ड कौन है, यहाँ लीनियर मोमेंटम है, इसीलिए हमने इसका नाम दिया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम यहाँ पे कंजर्व्ड रहा है, ठीक है। क्योंकि जब हमने फायरिंग की तो हमने देखा कि जो बुलेट है, ठीक है, वो क्या होगा ऑन फायरिंग, ठीक है। तो ऑन फायरिंग क्या होगा कि जो बुलेट है वो गेन करेगी मोमेंटम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। ये आप यहाँ एरो देख रहे हैं, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बुलेट गेन करती है मोमेंटम, बट बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम गेन करती है ये गन। तो क्या हुआ, दोनों का सेम हुआ, इक्वल एंड अपोजिट कैंसिल आउट हुआ, दैट मीन्स ज़ीरो। तो मोमेंटम जो हमें मिलेगा वो ज़ीरो मिला बिफोर भी एंड आफ्टर भी, क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे, ठीक है। तो कोई उस पर इफ़ेक्ट ही नहीं आया सिस्टम पे, इसलिए हम इसको, इस प्रोसेस को हम रिकॉयल ऑफ गन भी बोलते हैं, ठीक है, गन रिकॉयल्स ऑन फायरिंग। हमेशा ये एक क्वेश्चन भी बनता है कि जब आगे हमने इसको फायर किया, बुलेट आगे गई, तो एक जो धक्का लगा, एक पीछे हमें धक्का लगता है, ठीक है, एक झटका आता है, एक फोर्स हमें महसूस होती है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। तो वो इसलिए है क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गन पे भी लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में जितना बुलेट पे लगी है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और मोमेंटम इसलिए हमें ज़ीरो मिलता है बिफोर भी और आफ्टर भी, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और ये हम देख रहे हैं कि बिफोर एंड आफ्टर द सेम है और इक्वल एंड अपोजिट फोर्स यहाँ पे लग रहा है, तो इसीलिए ये वाला जो लॉ है हम इसको न्यूटन के थर्ड लॉ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोलता है, एक्शन रिएक्शन, यानी कि जितना एक्शन होगा किसी ऑब्जेक्ट पे या किसी बॉडी पे उतना ही सेम हमें रिएक्शन उस पर मिलेगा। तो यहाँ पे भी तो एक्शन रिएक्शन हुआ, ठीक है, जितना बुलेट फॉरवर्ड में गई उतना ही सेम, उतना ही फोर्स गन पे बैकवर्ड में लगा, तो एक्शन रिएक्शन हो रहा है ये भी। तो ये लॉ इसलिए हम वहाँ से भी ऑब्टेन कर सकते हैं, न्यूटन के थर्ड लॉ से भी, एक्शन रिएक्शन लॉ से, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, इट ऑल्सो फॉलोज होमोजीनिटी ऑफ स्पेस। जैसे अभी प्रीवियस टॉपिक में हमने देखा था होमोजीनिटी ऑफ टाइम, तो यहाँ पे होमोजीनिटी ऑफ स्पेस, ठीक है। क्यों, क्योंकि स्पेस पॉजेज द सेम प्रॉपर्टीज़ एट ऑल द टाइम। स्पेस में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे सेम प्रॉपर्टी आ रही है एट ऑल द टाइम, ठीक है। पूरा ऑल ओवर द टाइम उसमें देख रहे हैं कि जो स्पेस है दैट पॉजेज अ सेम प्रॉपर्टी। तो इसी वजह से हम इसको बोल रहे हैं होमोजीनिटी ऑफ स्पेस, ठीक है, होमोजीनिटी ऑफ स्पेस। तो ये हमारा ख़त्म हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो नेक्स्ट हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो इसमें क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। इफ़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन अ सिस्टम, ठीक है, अगर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रही सिस्टम पे, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, दैट मीन्स टॉर्क इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, क्योंकि एक्सटर्नल टॉर्क हम बोल रहे हैं कोई नहीं लग रही सिस्टम पे। तो तब उस केस में क्या होता है कि जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ठीक है, टोटल एंगुलर मोमेंटम वो कंजर्व होगा, ठीक है।
उस केस में टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये हमारा कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या करेगा, अनचेंज्ड, यानी कि रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो ये सेम रहेगा हमारा। कब सेम होगा, जब कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क अप्लाई नहीं हो रहा सिस्टम पे, दैट मीन्स जब टॉर्क ज़ीरो है तो उस टाइम हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है दैट विल रिमेन्स द सेम, यानी कि ये इस वक्त कंजर्व्ड है, अनचेंज्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये रिमेन सेम। तो अब क्या है, यहाँ पे ये हमारा एक सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज एक बॉडी है, सिंगल बॉडी। ठीक है, और इसका जो सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये हमने आई ले लिया। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, रोटेट हो रहा है इसी की एक्सिस पे। ठीक है, इस तरीके से ये एरो लगा है तो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। ठीक है, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है, क्योंकि अब रोटेट हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी, तो वो हमने ले लिया ओमेगा। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और ये पूरा केस हमने लिया है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, यानी कि इस पूरे केस में टॉर्क ज़ीरो है हमारा। ठीक है, तो ये हमने सिंगल बॉडी ली है, सिंगल बॉडी हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विच इज़ रोटेटिंग ऑन अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, एंड विच हैविंग एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, आई ओमेगा विल कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो सिस्टम में हमारा आई ओमेगा जो है, यानी टोटल एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसी लॉ को हम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ रोटेटरी मोशन से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, और यहीं पे हमें, और इसको अगर मोर जनरल प्रिंसिपल इसका हम ऑब्टेन करते हैं तो हमें मिलता है आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। ठीक है, मोर जनरल प्रिंसिपल इसका क्या आएगा, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस। ठीक है, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, दैट इज द स्पेस पॉजेज द सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे प्रीवियस में हमने क्या बोला था कि स्पेस पॉजेज द सेम प्रॉपर्टी इन ऑल पॉइंट्स, वहाँ पे हमने सब पॉइंट्स पे बताया था कि स्पेस कैसे सेम प्रॉपर्टी रखेगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, जैसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है तो इन ऑल डायरेक्शन, सब डायरेक्शन में जो उसका स्पेस विल पॉजेस सेम प्रॉपर्टी, उसी को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपी ऑफ स्पेस। ठीक है, तो इसी की वजह से ये जो हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, इसी की वजह से जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें सारे ऑब्जेक्ट इसी तरीके से घूम रहे हैं। ठीक है, और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट हमारा जो है, इलिप्टिकल वे में वो इस तरीके से घूम रहे हैं सन के अराउंड। ठीक है, तो उसमें भी हमारा क्या है कि जो प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, इन एन इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट लाइक दिस, ये बीच में हमारा सन है। ठीक है, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में इस तरीके से प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, तो जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है व्हेन इट इज़ क्लोज। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पे जो प्लैनेट है अभी क्लोज है यहाँ पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे जो इसकी वेलोसिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, एंड जब ये दूर होगा, व्हेन इट्स फार अवे फ्रॉम द सन, तो इस पॉइंट पे, यहाँ से ये फार है, इससे दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम का अगर हम बात करते हैं तो एंगुलर मोमेंटम को हम एल से डिनोट करते हैं, एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा हमारा एंगुलर स्पीड है। ठीक है, तो ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है एल इक्वल्स टू आई ओमेगा। ठीक है, तो ये हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अभी इसमें क्या है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, तो मतलब क्या होगा, चार्ज कंजर्व होगा। ठीक है, यानी कि चार्ज विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, और चार्जेस जो हैं, चार्जेस भी ऐसे ही होते हैं, दे आर नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट कैन बी सिंपली ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है, हम इन्हें ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। ठीक है, तो चार्ज अभी हम बोल रहे हैं अगर चार्ज हमारा रिमेन्स द सेम है, वो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि इसमें चार्ज जो होगा वो कंजर्व रहेगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं कैसे।
अगर हम मैटर की बात करें, कुछ भी जो मैटर है, ठीक है, मैटर आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है, मैटर जो है वो एटम से बना है। और जो एटम्स है, एटम के अंदर क्या होते हैं, एटम के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ठीक है, एटम के अंदर यही तो चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं, इफ़ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, अगर किसी एटम में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है एंड इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तो प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। तो अगर सेम नेगेटिव है और सेम ही पॉजिटिव हैं, दोनों इक्वल चार्जेस हैं, तो कोई चार्ज ही नहीं है, यानी कि नो चार्ज, क्योंकि सेम सेम आ गए, ठीक है। तो कोई भी, दैट मीन्स एटम पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो हम बोलेंगे देयर इज़ नो चार्ज, ठीक है। बट अगर क्या है, किसी एटम में कुछ इम्बैलेंस है, यानी कि ये इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो तब वहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, तब हम बोलेंगे तब वहाँ पे कोई चार्ज है, ठीक है, विच कॉजेज इलेक्ट्रिकली चार्ज, ठीक है, इसको हम इलेक्ट्रिकली चार्ज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर क्या है, टू बॉडीज़ हैं, वो किसी आइसोलेटेड सिस्टम की हैं, ठीक है, टू बॉडीज़ ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन हैव चार्ज विच विल ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। तो क्या होगा कि जो दो बॉडीज़ हैं किसी आइसोलेटेड सिस्टम की, तो उनके पास जो चार्जेस हैं विच विल ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट, वो कैसे होंगे, हमेशा इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है। तो क्या बताया कि चार्जेस जो हैं वो आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में इसीलिए क्या होगा, उनके पास दे विल हैव चार्जेस विच विल ऑलवेज बी इक्वल एंड अपोजिट, उनके पास कैसे चार्जेस होंगे, इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्योंकि वो एक आइसोलेटेड सिस्टम में है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें चार्ज का, अगर हम सोडियम को ले लें, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अभी एक्स्ट्रा है, तो वो क्या करेगा, इसको किसी को डोनेट कर देगा। डोनेट करने के बाद क्या हुआ, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दिया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, Na पॉजिटिव बन गया, तो दैट मीन्स इस केस में हम बोल रहे हैं यहाँ पे इसके पास चार्ज आ गया, ठीक है, तो यहाँ चार्ज है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई चार्ज की, ठीक है। तो हमने क्या सीखा कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, इसमें चार्ज रिमेन सेम रहेगा, यानी कि चार्ज हमारा चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, इन द होल प्रोसेस हमारा चार्ज हमेशा क्या होगा, सेम। जिस भी प्रोसेस में हम देखेंगे चार्ज रिमेन्स द सेम, तो हम बोलेंगे वो क्या है, वहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, ठीक है। तो हमने इसमें ये सारे टॉपिक कवर कर लिए अपने। तो इसी के साथ ये हमारा जो लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, नेचर ऑफ फिज़िकल लॉ, ये ख़त्म होता है, ठीक है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी फिज़िकल वर्ल्ड यहाँ पे फिनिश हुआ। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और किसी भी टॉपिक पे अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।